my channel Brighter Kal. My name is Dheeraj Lalwani and in today's class we will solve some numericals based on the topics which we have studied in the earlier classes. आज की क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस करेंगे, वो सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो उन टॉपिक्स से रिलेटेड हैं जो हमने अभी तक पढ़े हैं, जिसमें कूलॉम्स लॉ आ गया, चार्ज की प्रॉपर्टीज वगैरह आ गया. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. तो पहला क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जहां लिखा हुआ है टू अनलाइक चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड are placed at some distance and force of Newton acts between them. If 75% of charge from one is transferred to another, then how much would the value of force becomes? Okay. तो ये कह रहा है कि आपके पास दो अनलाइक चार्ज है. अनलाइक चार्ज मीन्स एक की पोलैरिटी पॉजिटिव है तो दूसरे की नेगेटिव होगी, लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड इसने सेम दिया हुआ है, तो मैं मैग्नीट्यूड दोनों का क्यू क्यू मान लेता हूँ, क्यू एंड क्यू. इन दोनों के बीच में अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा? F. मैं डिस्टेंस अज्यूम कर लेता हूं, ये है K, सॉरी R. सो फोर्स बिकम्स K इंटू Q, पॉजिटिव Q इंटू नेगेटिव Q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर. यही आपका कूलॉम्स लॉ है, K इंटू फर्स्ट चार्ज इंटू सेकेंड चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर. तो आपको यहां से मिल जाएगा नेगेटिव ऑफ K Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ. फोर्स नेगेटिव होने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये दिखा रहा है एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, यानी नेगेटिव जब आएगा तो वो अट्रैक्शन को दिखाएगा बेसिकली, ठीक है. तो ये हमने निकाल दिया. अब मेन चीज जो कह रहा है सेकंड केस में इसको करना ये है कि इन दोनों में से कोई भी एक चार्ज अपना 75% सामने वाले को दे देगा. तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसने चार्ज इसको दिया है, कितना दिया है? 75%, ठीक है. तो अब इसकी वैल्यू घट जाएगी और इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी. सीधा सा हिसाब है कि इसने चार्ज निकाला है तो ये कम हो जाएगा. अब यही चार्ज इसके ऊपर आया है तो ये उसमें ऐड हो जाएगा. अब कैसे ऐड होगा अपन वो देखते हैं. तो देखो, जब 75% किसी के अंदर से निकलता है तो रिमेनिंग कितना बचता है? 25%. रिमेनिंग कितना बचेगा? 25%. 25% बोलूं या फिर मैं 1/4 पार्ट बोलूं, दोनों सेम चीज है, ठीक है. तो अब Q की जगह पर मैं लिखूंगा Q का 1/4 पार्ट, Q का 1/4 पार्ट जो पॉजिटिव चार्ज बचेगा. क्लियर है? क्योंकि इसने 75% वहां ट्रांसफर कर दिया, ठीक है. अब यहां नया चार्ज कितना आएगा? यहां देखो, ऑलरेडी नेगेटिव का Q इसके पास पड़ा था, खुद की वैल्यू थी. अब वहां से कितना आया है? वहां से आया है 3/4 पार्ट. 75% बोलो या फिर 3/4 पार्ट बोलो, सब सेम होता है. अब 3/4 पार्ट पॉजिटिव Q का आया है, यानी इस नेगेटिव Q के अंदर कौन सी चीज प्लस हो रही है, कौन सी चीज आ रही है, उसका 3/4 पार्ट मीन्स पॉजिटिव Q का 3/4 पार्ट. ये नेगेटिव था, इसके अंदर कौन सी चीज आ गई? इसके अंदर इस पॉजिटिव Q का 3/4 पार्ट ऐड हो गया, तो अभी नया चार्ज बन गया, ठीक है. अब इसको सॉल्व कर लेता हूं एक बार. इसको मैंने रख दिया पॉजिटिव का Q/4 और ये नेगेटिव Q और ये प्लस 3/4Q. इन पूरे को सॉल्व करूंगा तो यहाँ अपॉन 1 कर दो. 4 और 1 का एलसीएम 4 आ जाएगा. 1 के टेबल में 4 बार, 4 इंटू -Q -4Q प्लस 3Q. तो ओवरऑल इसको आज जब सॉल्व करोगे तो इट बिकम्स -4Q प्लस 3Q. ये हो जाता है माइनस का Q/4. यानी नेगेटिव का अब इतना चार्ज है, पॉजिटिव का अब इतना चार्ज है. अब प्लस Q माइनस Q की जगह पर प्लस Q/4 और माइनस Q/4 बच गए. तो अब आपका नया फोर्स F डैश, अज्यूम करते हैं F डैश, वो कितना लगेगा? ये फोर्स होगा आपका K इंटू फर्स्ट चार्ज Q/4 प्लस का इंटू सेकेंड चार्ज नेगेटिव का Q/4 अपॉन डिस्टेंस. तो वही रहेगी, डिस्टेंस का कोई हिसाब इसने कहा ही नहीं है, तो जो आपने फर्स्ट अज्यूम किया अभी भी वही अज्यूम करोगे, R. तो अपॉन R स्क्वायर. तो ये हो जाता है नेगेटिव K Q इंटू Q, नेगेटिव K Q इंटू Q हो गया Q स्क्वायर अपॉन 4 जा 16 R स्क्वायर F डैश. अब यहां से अगर मैं इस चीज को देखूं, ये वाली चीज, ये वाला, ये पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट है वो फोर्स जो पहले लग रहा था.
ये वो फोर्स है नेगेटिव के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जो तब लग रहा था जब चार्जेस का अमाउंट था प्लस क्यू और नेगेटिव क्यू। तो अब एफ डैश जो नया फोर्स आया वो कितना हो जाएगा, एफ डैश हो जाएगा आपका, एफ डैश इज इक्वल टू, इस पूरे सेक्शन को हटा के मैं एफ रख देता हूं, पहले वाला फोर्स अपॉन 16, एफ डैश इज इक्वल टू एफ अपॉन 16। इसका मतलब अभी जो नया फोर्स लग रहा है चार्ज को देने या लेने के बाद, तब नया फोर्स जो होगा वो पहले वाले फोर्स का 1/16 टाइम होगा, यानी 16 गुना वो फोर्स कम हो जाएगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं उसके हिसाब से नंबर फर्स्ट ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्मॉल चार्ज स्फेयर्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन एयर whose charges are 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb respectively. Calculate the force between them. ठीक है, तो एक इजी सा क्वेश्चन है जहां पर आपके पास दो फोर्स दे रखे हैं, दो चार्जेस दे रखे, सॉरी, एक चार्ज का अमाउंट है 2 into 10 to the power minus 7 coulomb, ये मान लो आपका Q1 है। दूसरी तरफ जो फोर्स दे रखा है उसकी वैल्यू है आपकी 3 इंटू 10 to the power minus 7 coulomb, मान लो इसको Q2 है। इसके बीच की डिस्टेंस जिसको अपन R लेते हैं वो R भी इस बार गिवन है, विच इज 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। और यहाँ पर एयर मीडियम है, ये पूरा मीडियम कौन सा है इनके बीच में, ये एयर मीडियम है। ठीक है, एयर मीडियम है, इसका मतलब मैं F0 निकालूंगा, फोर्स निकालूंगा तो F0 निकालूंगा, क्योंकि मुझे परमिटिविटी रखते टाइम एप्सिलॉन नॉट मान के चलना है। ठीक है, तो दिस फोर्स इज इक्वल टू के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। के की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। फर्स्ट चार्ज कितना है, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। सेकेंड चार्ज कितना है, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये 30 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 करूंगा। अब उसका भी स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर कर दिया। तो यहां से आपको मिलेगा, पहले इसको सॉल्व कर दो, 3 इंटू 2 इंटू 9, ये मैंने अलग से लिख दिया, 9 इंटू 2 इंटू 3। 10 की पावर, ये -7 और -7 हो गया माइनस का 14, -7 और -7 हो गया माइनस का 14, -14 प्लस 9, यानी ये 10 की पावर बची -5, -7 -7 -14 प्लस 9 -5। नीचे मुझे बचेगा 30, या इस पूरे को अंदर वाले सेक्शन को मैं ये लिख सकता हूँ 3, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 10 टू द पावर -1। ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो 10 की पावर 1 और 10 की पावर -2, 10 की पावर -1, इसका स्क्वायर करूंगा तो कुल मिला के नीचे मुझे मिलेगा 9 इंटू 10 टू द पावर -2, ये आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर -2। 9 से 9 भी कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और यहाँ पर 10 टू द पावर -5 इंटू ये -2 ऊपर चला गया, so ये 10 टू द पावर +2 हो गया, एंड देन यू विल गेट 6 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन। इतने न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 2 point charges 9 electron and 4 electron are at a distance of small r. Where should the third charge Q be placed for it to be in equilibrium? Okay. तो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है आपके पास दो चार्जेस हैं, एक का अमाउंट है 9 इलेक्ट्रॉन और दूसरे का है 4 इलेक्ट्रॉन, और ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पर है। एक तरफ है 9e एंड एक है 4e। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है दैट इज स्मॉल r। स्मॉल r डिस्टेंस है। अभी कह रहा है वेयर शुड द थर्ड पॉइंट चार्ज Q बी प्लेस्ड फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम। एक चार्ज है Q, एक चार्ज है Q। इस Q को आप कहाँ रखोगे, इस Q चार्ज को आप कहाँ पर रखोगे कि
ये पूरा सिस्टम, ये जो Q जो होगा वो इस पूरे सिस्टम के अंदर इक्विलिब्रियम में रहेगा। इक्विलिब्रियम मतलब इसके ऊपर कोई भी ओवरऑल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, कोई भी ओवरऑल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। और यहाँ पर जो E लिखा है, यहाँ जो E लिखा है वो E बेसिकली क्या है, वो E एक चार्ज का अमाउंट ही है। ये चार्ज का अमाउंट है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम का। क्लियर? ओके, तो अपन क्या करेंगे, मैं एक अज्यूम कर लूंगा पॉइंट जहां पर मैं Q को इसके बीच में पहले रख दूंगा। एक ऐसा पॉइंट अज्यूम करूंगा जहां पर मैं Q को रख दूंगा। अब Q को जब मैं यहाँ रखूंगा तो मैं अज्यूम करता हूं कि मैंने मान लो यहाँ पर इधर कहीं रख दिया, इनके बीच में Q को इधर रख दिया। ठीक है, मुझे नहीं पता है कि कितना डिस्टेंस है, तो मैं अज्यूम करता हूं कि यहां से जो डिस्टेंस है वो है A। जब यहां से डिस्टेंस A है 4 इलेक्ट्रॉन वाले पार्ट से, तो 9 इलेक्ट्रॉन वाले से कितना होगा, ये हो जाएगा ओवरऑल डिस्टेंस माइनस दिस पार्ट, सो इट बिकम्स R माइनस A। तो A सेक्शन पर Q पड़ा है। अब इस Q के ऊपर ये भी फोर्स लगाएगा और इस Q के ऊपर वो 9 इलेक्ट्रॉन वाला सेक्शन भी फोर्स लगाएगा। ठीक है, ओके। तो इसके ऊपर ये इक्विलिब्रियम में तब रहेगा जब इसके ऊपर इसकी वजह से लगने वाला फोर्स और इसके ऊपर इसकी वजह से लगने वाला फोर्स क्या होगा, सेम होगा। सेम होगा मीन्स इनकी डायरेक्शन उल्टी होगी। देखो, अगर मैं इसको पॉजिटिव पार्ट मानू, अगर यहाँ पर -4 होता तो मैं नेगेटिव मानता। यहाँ पर 4 है, इसका मतलब मैं यहाँ पर इसको पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ अपने हिसाब से। ठीक है, ओके। यहाँ ये मत समझना कि E लिखा है तो ये इलेक्ट्रॉन ही है, नहीं, ये इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज है। इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज है मीन्स ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम का एक चार्ज है। अगर यहीं पे नेगेटिव E होता तो मैं एक इलेक्ट्रॉन मानता। यहाँ पर मैं इसको समझ लो प्रोटॉन मान रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं प्रोटॉन मान रहा हूँ। तो देखो, जब 4 इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट, ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये भी पॉजिटिव समझ रहे हैं इसको, ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर इधर फोर्स लगेगा F1, क्योंकि रिपल्शन होगा और इस रिपल्शन से उसको दूर धकेलेगा। अब ये जो 9 इलेक्ट्रॉन वाला ये भी पॉजिटिव पार्ट है, ये इस Q पर इस साइड फोर्स लगाएगा, ये इसको दूर धकेलेगा, दैट इज F2। तो Q क्या चाहता है कि मैं इक्विलिब्रियम में रहूं। Q ये चाहता है कि आई मस्ट रिमेन इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या कब होता है, जब किसी भी सिस्टम पर ओवरऑल जो फोर्स है वो 0 है, यानी इनका वेक्टर सम 0। और ये 0 कब होगा, Q अपनी जगह से मूव कब नहीं करेगा। सिंपल सी चीज है, अगर आपके पास एक ब्लॉक पड़ा है यहाँ पर, जितने फोर्स से मैं इसको यहां से खींच रहा हूं F1, मेरे सामने कोई और आकर के उसी फोर्स से इसको खींचे F2। अगर F1 F2 जब तक बराबर नहीं होंगे तब ये मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। एक मास पड़ा है, मैं F2 इधर लगा रहा हूं तो ये, अगर ये ज्यादा है तो ये इधर चला जाएगा, अगर F1 ज्यादा है तो इधर चला जाएगा। दोनों इक्वल हैं तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों जस्ट ऑपोजिट है। तो यहाँ पर भी यही होगा, Q को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए मुझे F1 F2 दोनों इक्वल चाहिए। मुझे F1 और F2 का अमाउंट क्या चाहिए, इक्वल अमाउंट चाहिए। ठीक है, अब साथ ही साथ डायरेक्शन उल्टी है। दोनों वेक्टर्स दोनों क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका मतलब ये वाला वेक्टर जो है उस वेक्टर का उल्टा होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए, जो कि ऑपोजिट है। तो अमाउंट की बात करेंगे, अमाउंट दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, अब F1 अमाउंट देखते हैं। F1 अमाउंट कौन सा है, F1 कौन धक्का दे रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन इसको उधर धक्का दे रहा है। तो यहाँ पर F1 कितना लगेगा, K इंटू Q इंटू ये वाला चार्ज अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, A स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स 2। फोर्स 2 वो वाला है जो उधर धक्का दे रहा है। उधर कौन धक्का दे रहा है इस Q को, ये वाला पार्ट। तो ये और ये K इंटू Q इंटू 9E अपॉन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इस बार, R माइनस A का होल स्क्वायर। तो इलेक्ट्रॉन का अमाउंट, यानी मैं 1.6 को काट रहा हूँ, ध्यान रखना ना, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कटा मीन्स 1.6 वाला अमाउंट कट रहा है। 1.6 से 1.6 गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 KQ और KQ सेक्शन कट गया। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास बचा 4 अपॉन A स्क्वायर, 4 अपॉन
ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन आर माइनस ए स्क्वायर। दोनों तरफ आप क्या कर दो यहाँ पे, अब देखो 4 क्वांटिटी 9 क्वांटिटी स्क्वायर स्क्वायर, ये सारी वो क्वांटिटी है जिनका अपन स्क्वायर रूट इजीली निकाल सकते हैं। तो दोनों तरफ मैं क्या कर दूंगा, अंडर रूट कर दूंगा, स्क्वायर रूट निकालूंगा। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन ए इज इक्वल टू 9 का हो गया 3 अंडर रूट, और यहाँ स्क्वायर और अंडर रूट हट गया आर माइनस ए। तो इस सेक्शन को जब मैं आगे सॉल्व करूंगा तो मुझे इस साइड मिलेगा, यहाँ लिख रहा हूं मैं, आर माइनस ए का मल्टीप्लाई 2 के साथ हो जाएगा, 2 इंटू आर माइनस ए इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई ए के साथ 3a। सो यू गेट 2r माइनस 2a इज इक्वल टू 3a। 2a को वहां शिफ्ट कर देंगे तो 2r इज इक्वल टू 5a। तो a डिस्टेंस जो मैंने अज्यूम की थी वो कितनी है, 2/5 ऑफ r या फिर 0.4 ऑफ r, दोनों एक ही चीज है। तो ये जो मैंने a डिस्टेंस अज्यूम की है वो गिवन पूरी डिस्टेंस का कितना है, पूरी डिस्टेंस गिवन थी r, उसका 2/5 टाइम्स करोगे तब जाके आपकी ये अज्यूम्ड डिस्टेंस आएगी। और ये चीज ध्यान रखना, अज्यूम्ड डिस्टेंस जो आपने ली है a, वो इस पार्ट से ली है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है वहां से कितनी होगी तो आपको r माइनस ए कर देना है। ये a है, r माइनस ए, r की जगह r और a की जगह मैंने ये रख दिया 2/5 r। तो वहां से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी तुम्हारे 3/5 r। तो यहाँ से 3/5 r डिस्टेंस पे और यहाँ से 2/5 r डिस्टेंस पे है कौन, ये क्यू चार्ज। अगर यहाँ पर आप इस क्यू चार्ज को रखोगे तब ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, नहीं तो नहीं रह पाएगा, नहीं तो एक साइड का फोर्स ज्यादा हो जाएगा इसके ऊपर। चलो तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर ऑन 2 occasions the following charge interaction between balloons A, B and C are observed. In each case it is known that balloon B is charged negatively. Based on these observations, what can you conclusively confirm that charge on balloon A and C for each situation? Okay. देखो सबसे पहले मैं फर्स्ट केस का डायग्राम बना देता हूं एक बार। फर्स्ट केस में दिखाया गया 2 बलून है, ये ए बलून और इसके साइड आ रहा है ये दूसरा बलून बी, और साथ ही साथ दे रखा है सी बलून इस साइड और बी बलून ये। ठीक है, ये आपका फर्स्ट केस है। सेकंड केस, इसके अंदर ए और बी वापस फर्स्ट केस की तरह ही है, यहाँ ए यहाँ बी, देन सेकंड केस के अंदर दूसरा डायग्राम है, यहाँ पर ए यहाँ पे सी। ठीक है, अब और गिवन आपके पास एक डेटा ये है कि बी वाला जो चार्ज है आपका गिवन, बी वाला जो पार्ट है दैट इज नेगेटिव, ये नॉन है। तो बताना है कि बाकी क्या हो सकते हैं। ठीक है, ये सब समझने से पहले हमको एक चीज पे जाना पड़ेगा। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करता है, पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करता है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, देन नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करता है, ये तो हमको पता है। बट एक चीज जो ध्यान रखने की है वो ये है कि मान लो एक तरफ आपका चार्ज्ड पोर्शन है, एक तरफ कोई चीज है जो चार्ज्ड है, एक तरफ कोई चीज है जो चार्ज्ड है, उसके सामने न्यूट्रल पड़ी है, न्यूट्रल, तभी भी इन दोनों के अंदर क्या होगा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, पास आएंगे। मीन्स ये चार्ज पार्टिकल न्यूट्रल को पास में लाने की ट्राई करेगा, अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा नहीं। और आप ये भी नहीं कह सकते कि ये न्यूट्रल है तो इन दोनों के बीच में कोई फोर्स वर्क नहीं करेगा, फोर्स वर्क करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं समझ लूं तो यहाँ पर पहले एग्जाम्पल समझ लो, उसके बाद ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। मान लो एक चार्ज बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ पढ़िए
और यहाँ पर एक बॉडी है जो न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। ये किस बेस पे अपन कहते हैं, ये इस बेस पे अपन कहते हैं कि जब पॉजिटिवली पार्टिकल वाली बॉडी को मैं इसके पास में लाता हूँ तो यहाँ पर एक प्रोसेस होता है जिसको हमने पढ़ा है, जहां से अपन चार्जिंग करवाते हैं, वो है इंडक्शन। और इंडक्शन में ये होगा कि अगर इधर पॉजिटिव है तो ये जो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं अंदर वो दो सेक्शन में बढ़ जाते हैं, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव। तो नेगेटिव पार्ट इधर चला जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, और यहां से पॉजिटिव इधर आ जाएगा। तो इसको कहा जाता है चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूट होना इंडक्शन की वजह से। अब जाकर के ये एक चार्ज बॉडी बन गई इसके लिए, और ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव पार्ट है और वो पॉजिटिव पार्ट है। ठीक है, ओके। तो अब मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि B जो है वो नेगेटिव है, तो मैं यहाँ जहां जहां B नेगेटिव है वहां मैं नेगेटिव लिख देता हूँ। B जहां जहां नेगेटिव वो लिख देता हूँ। ठीक है, अब मुझे बाकियों के बारे में बताना है। क्लियर, ओके। तो जब B यहाँ पर और A यहाँ पर दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साइड आ रहे हैं, अट्रैक्शन हो रहा है। ये अट्रैक्शन तब होगा जब A या तो पॉजिटिव हो, तभी भी अट्रैक्ट हो सकता है, या न्यूट्रल हो, तभी भी ये हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर B नेगेटिव हो रहा है, B नेगेटिव हो रहा है और C उससे दूर जा रहा है। दूर कब जाती है कोई भी चीज, यहाँ रिपल्शन हो रहा है। रिपल्शन हमेशा किस केस में होता है, रिपल्शन हमेशा सेम पोलरिटी के टाइम होती है, यानी C नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट केस में मुझे ये रिजल्ट मिल गया कि A या पॉजिटिव है या न्यूट्रल है, और C की बात करें तो C ऑलवेज नेगेटिव ही है, और B तो गिवन है नेगेटिव। फर्स्ट केस मेरा सॉल्व हो गया। ठीक है, सेकंड केस वापस वही चीज, A जैसे ऊपर पास में आ रहा था B के, वैसे यहाँ पर भी आ रहा है, तो पॉजिटिव लिख दो यहाँ पे, पॉजिटिव और न्यूट्रल, इन दोनों में से एक चीज हो सकता है। अब इसी का जो आगे पार्ट है वो ये कह रहा है कि A और C जो है वो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। इसको आप ऊपर से कनेक्ट मत करना अभी के लिए, अभी इसको ऊपर से कनेक्ट मत करना, वो अलग चीज होगी, अलग क्वेश्चन समझ लो। इस क्वेश्चन को अभी के लिए अलग समझ लो। ठीक है, तो अब अगर मुझे पता है कि A या तो पॉजिटिव है और नेगेटिव है, अब C दूर कब जाएगा वो देखना है। अगर मान लेते हैं A पॉजिटिव है, फर्स्ट केस मानते हैं कि A पॉजिटिव है। ठीक है, A पॉजिटिव है, तब C दूर कब जाएगा, जब C खुद पॉजिटिव हो। ठीक है, A पॉजिटिव होगा, C तभी दूर जाएगा ना जब C भी पॉजिटिव हो। ठीक है, अब दूसरा केस ये था कि A को मैं न्यूट्रल मान लूं, A को मैं न्यूट्रल मान लूं, तो A को जब मैं न्यूट्रल मान लूंगा तो कोई चीज न्यूट्रल से कभी दूर नहीं जाती है, कोई चीज न्यूट्रल से कभी दूर नहीं जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि A को आप न्यूट्रल नहीं ले सकते। इन दोनों को जब कंबाइन करोगे तब आपको पता चलेगा कि A पॉजिटिव ही होगा, और C दूर जा रहा है इसलिए ये खुद भी पॉजिटिव होगा। तो ऊपर वाला केस अलग है, नीचे वाला केस अलग है। ऊपर वाले केस में मुझे A के अंदर डाउट था, क्योंकि फर्स्ट के अंदर जो सेकंड पार्ट था वो A से रिलेटेड नहीं था। फर्स्ट के अंदर सेकंड पार्ट A से रिलेटेड नहीं था, तो फर्स्ट वाले के अंदर आप किस कंक्लूजन तक पहुंचे थे, B नेगेटिव था, गिवन है। C नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि ये B से दूर जा रहा है, और दूर हमेशा सिर्फ तभी जाओगे जब सेम पोलैरिटी हो। पास में आने के दो रीजन है, अगर ये पास में आते तो दो रीजन होते, न्यूट्रल के सामने अगर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा, और अगर एक पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव है तो भी अट्रैक्शन होगा। लेकिन दूर जाने के लिए देयर विल बी ओनली वन केस, दैट इज द लाइक पोलैरिटी। सेम पोलैरिटी होगी तभी दूर जाओगे। इस केस में देखो पास में आ रहा था, तो वही चीज जो मैंने कही, पास में तभी आ सकता है जब दो केस हो, या तो ये न्यूट्रल हो, सामने वाला चार्ज हो, सामने वाला चार्ज है, बिल्कुल है, तो ये न्यूट्रल भी हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है। तो यहां तक मेरा सिर्फ इतना कंक्लूजन था। ठीक है, तो इसका आंसर इतना ही होगा आपका। सेकंड केस में वापस सेम चीज हो रही है, तो वापस यहाँ तक तो आप सेम चीज पे अटक गए कि या तो A पॉजिटिव होगा या न्यूट्रल होगा। क्यों, क्योंकि B गिवन है नेगेटिव, और ये अट्रैक्ट कब करेगा, जब ये न्यूट्रल या पॉजिटिव होगा। अब इसके आगे वाले केस में ये हो रहा है कि A जो है वो C से दूर जा रहा है। ये दोनों चीजें दूर कब जाएंगी, जब दोनों की पोलैरिटी हो और दोनों की पोलैरिटी सेम हो। न्यूट्रल चीज कभी दूसरी चीज से दूर नहीं जाएगी। न्यूट्रल चीज अगर ये न्यूट्रल होता तो ये सामने वाले से दूर नहीं जाता। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा,
इसको न्यूट्रल ना मान के आपको ये ऑप्शन पे टिक करना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव है, और क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए सामने वाला भी पॉजिटिव है, इसलिए दोनों दूर जा रहे हैं। ठीक, ओके। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके का एक क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो, द बैलून्स X, Y and Z आर सस्पेंडेड फ्रॉम स्ट्रिंग्स एज शोन एट द राइट। नेगेटिवली चार्ज बैलून X attracts बैलून Y and बैलून Y attracts बैलून Z। बैलून Z इज, और आपके पास ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, अपन सबसे पहले इसको बना देते हैं। X और Y एक दूसरे के पास में आ रहे हैं, X और Y जो पीछे अपन ने क्वेश्चन किया उसी पे बेस्ड है। X और Y एक दूसरे के पास में आ रहे हैं, और साथ ही साथ Y और Z, Y और Z ये भी एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, पास में आ रहे हैं। रिपेल कोई नहीं हो रहा। ठीक है, अब एक चीज यहाँ गिवन है, X इज नेगेटिवली चार्ज्ड। क्वेश्चन में गिवन है X क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, यानी ये वाला पार्ट मैं नेगेटिव लिख देता हूं यहाँ पर। एक सेकेंड, ये मान लो नेगेटिव है, इसके अलावा और कुछ भी गिवन नहीं है, और आपको निकालना है Z के बारे में कुछ कंक्लूजन निकालना है। ठीक है, और कंक्लूजन के लिए आपके पास 3, 4, 5 ऑप्शन दे रखे हैं। पॉजिटिवली चार्ज, मे बी नेगेटिवली, मे बी न्यूट्रल, मे बी मस्ट बी पॉजिटिवली, मस्ट बी नेगेटिवली, इस तरीके से। तो अपन देखते क्या होगा इसमें। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, X जो है वो नेगेटिव है और Y इसके पास में आ रहा है, यानी अट्रैक्शन हो रहा है। अट्रैक्शन सिर्फ तभी होता है जब सामने वाला या तो ऑपोजिट पोलैरिटी का हो या फिर न्यूट्रल हो। तो यहां से आपको दो चीजें मिली, या तो Y पॉजिटिव है या फिर न्यूट्रल है। ठीक है, तो इससे आगे आपको यहाँ पर कुछ और पता नहीं चलेगा। इस एक डायग्राम को देख के और कुछ भी पता चलने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ इतना ही ऑप्शन है। एक नेगेटिव है तो ये पास में जा रहा है उसके, तो या तो ये पॉजिटिव होगा या न्यूट्रल होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो मेरा अजम्पशन यहाँ आया है, मेरा कंक्लूजन जो आया है उसको यहाँ लिख देता हूँ। Y या तो पॉजिटिव होगा, Y या तो पॉजिटिव होगा या न्यूट्रल होगा। इन दोनों में से एक चीज हो सकती है Y। ठीक है, Y के पास में Z आ रहा है, Y के पास में Z आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, Y के पास में Z तभी आएगा अगर Y पॉजिटिव ले रहा हूं। तो ये फर्स्ट केस मान रहा हूं मैं इसको, क्योंकि Y के अंदर भी दो कंफ्यूजन है, मुझे प्लस भी हो सकता है या नेगेटिव भी, न्यूट्रल भी हो सकता है। तो मुझे दोनों केस के लिए देखना पड़ेगा। जब Y पॉजिटिव है तब Z पास में कब आएगा, जब Y पॉजिटिव है तब Z पास में तब आएगा जब या तो Z नेगेटिव हो या न्यूट्रल हो, क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है। तो अट्रैक्शन कब होता है, ऑपोजिट पोलैरिटी या फिर न्यूट्रल। ठीक है, अब Y अगर न्यूट्रल है, Y अगर न्यूट्रल है तब Z इसके पास में कब आएगा, जब Z के ऊपर चार्ज होना जरूरी है। वो चाहे कैसा भी चार्ज हो, प्लस भी चलेगा और माइनस भी चलेगा। तो अगर ये प्लस या माइनस कुछ है, ये न्यूट्रल है, तो ये पास में जाएंगे एक दूसरे के, अट्रैक्शन होगा। सही है, अगर Y पॉजिटिव है तब Z नेगेटिव होगा तो पास में आएगा, न्यूट्रल होगा तब पास में आएगा। अब आपके पास इतने सारे ऑप्शंस आ गए, आपको Z के बारे में पूछा है, तो Z का ये रिजल्ट है, और Z का ये रिजल्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, Y पे। Y आप श्योर हो नहीं कि Y ऊपर वाला है या नीचे वाला है, तो आपको सारे रिजल्ट को अज्यूम करना पड़ेगा और लगाना पड़ेगा एक वर्ड प्रोबेबली, कि शायद ये हो सकता है या शायद ये हो सकता है, शायद ये हो सकता है या शायद ये हो सकता है। तो Z के ऊपर ये सारी प्रोबेबिलिटी सही बैठती है कि या तो वो नेगेटिव भी हो सकता है, या वो न्यूट्रल भी हो सकता है, या वो पॉजिटिव भी हो सकता है। और नेगेटिव तो मैंने लिख दिया। तो ये सारी चीजें डिपेंड करेगी Y की पोलैरिटी पे। तो आपका आंसर होगा एक ऐसा ऑप्शन जहां ये दे रखा हो कि किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी है Z के ऊपर, नेगेटिव भी, न्यूट्रल भी और पॉजिटिव भी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो आपको मल्टीपल आंसर जो होगा यहाँ पर, ये होगा मे बी पॉजिटिव, A, मे बी नेगेटिव, मे बी न्यूट्रल, ABC, ये सारे आंसर्स होंगे इसके। क्योंकि ऐसा कोई सिंगल आंसर है नहीं जिसमें लिखा हो कि इन सब में से कुछ भी हो सकता है।
कुछ भी होने के चांसेस है। ठीक है, सो योर आंसर विल बी ए, बी एंड सी। ये नेगेटिव भी हो सकता है या न्यूट्रल भी हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन किसी भी चीज की श्योरिटी इनमें से नहीं है कि कौन होगा। क्यों श्योरिटी नहीं है? क्योंकि मुझे वाई की श्योरिटी नहीं है। सो अगला क्वेश्चन है आपका, जिसमें लिखा है 4 charges of equal magnitude Q are placed at 4 vertices of a square with side x. Then find the electrostatic force working on each charge due to other remaining 4 charges. Also find the amount of charge to be placed at center so that system is in equilibrium. ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये कूलॉम्स लॉ पर डिपेंड करेगा। अब इससे पहले एक चीज जो आपको समझनी जरूरी है वो ये है कि देखो, मान लो एक सिस्टम बना हुआ है यहाँ पर, एक सेकेंड, मान लो सिस्टम एक बना हुआ है, यहाँ पर एक सिस्टम है जिसके अंदर यहाँ पर Q1 पड़ा है, यहाँ पर बीच में एक कैपिटल Q चार्ज पड़ा है, यहाँ Q2 पड़ा है, ऐसे अलग अलग बहुत सारे चार्जेस पड़े हैं, बहुत सारे चार्जेस। अगर मैं पूछूं कि बताओ इस Q पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो आपको अलग अलग इंडिविजुअल फोर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा कि Q1 इस Q पर कितना लगा रहा है। वो रिपेल करेगा तो इधर रिपेल करेगा, ठीक है। ये Q2 इस Q पर कितना फोर्स लगा रहा है और किधर लगा रहा है, ये रिपेल यहाँ पे करेगा, ठीक है। इसी लाइन के अक्रॉस वो रिपेल करेगा, क्योंकि अपने प्रॉपर्टी पड़ी कूलॉम लॉ की कि ये दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग काम करता है। ये वाला इस लाइन के अलोंग इसको नीचे धक्का देगा, मीन्स रिपेल करेगा। यहाँ मान लो नेगेटिव Q3 पड़ा है, तो ये नेगेटिव Q3 क्या करेगा, इसको अपने साइड खींचेगा, तो ये इस साइड आएगा, इस साइड डायरेक्शन। तो एक सिस्टम ऑफ चार्जेस के अंदर जितने भी आपके अलग अलग चार्ज पड़े होंगे, एक सिस्टम ऑफ चार्जेस के अंदर जितने भी आपके अलग अलग चार्जेस पड़े होंगे, उन सब चार्जेस का मिलाकर यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है उनका वेक्टर सम कर दो, तो मुझे ओवरऑल फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पर एक स्क्वायर बना हुआ है और स्क्वायर की जो साइड है वो है x। स्क्वायर में सारी साइड्स सेम होती हैं, तो ये सारी साइड x, x इधर भी x और इधर भी x होगी। और यहाँ पर हर एक वर्टेक्स पर Q चार्ज पड़ा है, सबका अमाउंट सेम है, पॉजिटिव है ये, ठीक है। Q चार्ज पड़ा है। अब इन वर्टेक्स का मैं नाम दे देता हूं, ये फर्स्ट वर्टेक्स, सेकेंड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स, फोर्थ वर्टेक्स, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कहता है कि इस सिस्टम के अंदर, इस पूरे सिस्टम के अंदर जो भी चार चार्जेस पड़े हैं, इनमें से कोई भी आप एक चार्ज उठाओ। मान लो मैं ये वाला चार्ज उठाता हूं, नंबर 2। इस चार्ज पर बाकी के सारे चार्जेस ओवरऑल कितना फोर्स लगा रहे हैं वो निकालना है। चाहे इसको उठा के इन तीनों का फोर्स इस पे निकालो, आंसर वही आएगा। चाहे आप इसको उठाओ और इस पर लगने वाले इन तीनों की वजह से फोर्सेस निकालो, चाहे आप उसको उठाओ 3 नंबर को और इसके ऊपर 2, 1 और 4 की वजह से लगने वाले फोर्स निकालो। तो मैं यहाँ पर 2 को अज्यूम कर रहा हूं। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट जो है, फर्स्ट चार्ज, ये 2 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि सारे के सारे पॉजिटिव हैं। तो मैं सिर्फ इसकी वजह से फोर्स देख रहा हूं, इसकी वजह से यहाँ फोर्स जो होगा वो इस साइड होगा, ये इसको अपने से दूर धक्का देगा। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वेक्टर। 2 पर 1 की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, 2 पर 1 की वजह से कितना फोर्स लग रहा है वो इस साइड आ गया, ठीक है। 2 पर 3 की वजह से फोर्स नीचे, इसी लाइन में नीचे लगेगा, क्योंकि इन दोनों को मिलाने वाली लाइन ये रही, इस एक्सिस में इसको नीचे धक्का देगा, रिपेल करेगा। तो यहां मैं लिख दूंगा नीचे साइड कौन सा आएगा, फोर्स ऑन 2 किसकी वजह से, ड्यू टू 3, ठीक है। अब इस वेक्टर साइन को हटा देता हूं। अब ये वाला बचा है मेरे पास नंबर 4। ये जो होगा वो इस लाइन के अक्रॉस इसको फोर्स लगाएगा, इस लाइन के अक्रॉस,
और ये फोर्स उस साइड लगेगा या नीचे लगेगा? ये फोर्स नीचे लगेगा। क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये उसके पास में नहीं जाएगा, ये उससे दूर जाएगा। तो ये हो गया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू नंबर 4। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर मेरे पास एक पॉइंट पर 3 वेक्टर क्वांटिटी आ गई, ये और ये। इन सबका वेक्टर सम करना है सबसे पहले। ठीक है, तो अब एक और चीज, ये F21 का अमाउंट कितना होगा? F21 का अमाउंट जो होगा वो होगा 2 और 1 के बीच K इंटू Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। K इंटू Q होगा Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस हो गया आपका x स्क्वायर। Q इंटू Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। अब यही फोर्स इधर भी लग रहा है, देखो, क्योंकि चार्जेस सारे सेम है, डिस्टेंस इधर भी x है, इधर भी x है, तो नीचे के साइड जो फोर्स लग रहा है F23 वो भी यही होगा K इंटू Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो चाहे F21 लो चाहे F23 लो, दोनों सेम है। ठीक है, अब बात करते हैं इस फोर्स की। यहां से इधर कितना फोर्स लग रहा है? F24 अलग होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अलग होगी। डिस्टेंस अलग कैसे होगी? ये देखो, ये x है, ये x है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया? डायगोनल हो गया। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम से क्या कहते हैं? इसका स्क्वायर कितना होगा? x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट, यानी यहां से मुझे मिला √2x। ये डिस्टेंस मिली √2x। तो ये फोर्स जो होगा दैट विल बी, इन दोनों के बीच का फोर्स विल बी K इंटू Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। K इंटू Q तो हो गया Q स्क्वायर अपॉन इस डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर। ओके, अब मैं रिजल्टेंट ले रहा हूं सबसे पहले F21 और F23 का। ये दोनों वेक्टर जो है वो कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री पर है। ये दोनों वेक्टर कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री पर है। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा दैट विल बी, मान लो मैं लेता हूं उसको FR, इन दोनों का रिजल्टेंट, तो वो हो जाएगा F21 स्क्वायर। फॉर्मूला में यूज कर रहा हूं A और B के लिए, जब थीटा दे रखा होता है तो √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो F21 स्क्वायर प्लस F23 स्क्वायर A स्क्वायर और B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। cos थीटा यहाँ cos 90 0 है, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ F21 और F23 सेम है, तो मैं इस पूरे पार्ट को F21 को हटा के F23 लिख दूं, तो ये F23 और F23 हो जाएगा 2F23 का स्क्वायर, फिर रूट हटा दूंगा, सो इट बिकम्स √2F23। इस F21 की जगह मैंने रख दिया F23, इधर भी है F23, ये हो गया 2F23 का स्क्वायर, फिर रूट हटाया तो यहाँ पर √2 आ गया और ये F23 स्क्वायर हट गया यहाँ से। ठीक है, तो अब ये जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी √2F23, यानी इन दोनों का ओवरऑल जो पार्ट है वो इसके ऊपर आ जाएगा। और इसके ऊपर क्यों आएगा? क्योंकि जब दो सेम अमाउंट के वेक्टर 90 डिग्री पर होंगे तब उनका रिजल्टेंट हमेशा 45 डिग्री से निकलता है। ये चीज याद रखना, अगर दो सेम अमाउंट के वेक्टर 90 डिग्री पर है तो जस्ट बीच में से उनका वेक्टर जाता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कह दिया एक A यहाँ पर है, B यहाँ पर है, दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों के बीच अभी एंगल है थीटा। दोनों वेक्टर का अगर अमाउंट सेम है, तो इनका रिजल्टेंट जो होगा वो हमेशा θ/2 से निकलेगा, आधे एंगल पर निकलता है जब अमाउंट सेम होगा तब। ठीक है, सो F24 हो गया, और यहाँ पर जो रिजल्टेंट आया वो मैंने रख दिया FR, और FR कितना आ रहा है? इन दोनों का रिजल्टेंट आ रहा है मेरा √2F23। तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पर इन दोनों फोर्स को आप हटा सकते हो। इस फोर्स को मैं अभी हटा सकता हूँ और इस फोर्स को भी हटा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इन दोनों फोर्स की वजह से जो ओवरऑल रिजल्टेंट लग रहा था वो मैंने लगा दिया है, तो मुझे अब वो दोनों इंडिविजुअल फोर्स लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, तो अब देखा जाए तो इस पॉइंट पर दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक ये वाला फैक्टर
एक ये वाला वेक्टर, और दोनों 0 डिग्री पर हैं। तो जब दोनों 0 डिग्री पर होते हैं, ए भी इधर है, बी भी इधर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? सीधा a प्लस बी करना है, दोनों का अमाउंट प्लस कर दो। तो दोनों का अमाउंट प्लस करोगे तो ओवरऑल फोर्स, टोटल फोर्स कितना आ जाएगा? टोटल फोर्स आ जाएगा आपका √2 F23 का मॉड प्लस F24 का मॉड। ये लिख दो। तो यहां मैंने लिख दिया √2 F23 की जगह पे मैं रख दूंगा ऊपर वाली क्वांटिटी KQ² अपॉन x² प्लस F24 की जगह रख दूंगा ये वाला KQ² अपॉन 2x²। तो यहां से KQ² अपॉन x² कॉमन, यू विल गेट √2 प्लस हाफ। ये आपका ओवरऑल टोटल फोर्स लगेगा। ये क्वेश्चन तो अभी आधा हुआ है, ठीक है। और एग्जाम में ऐसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका ओवरऑल फोर्स लगेगा किसके ऊपर? किसी एक चार्ज के ऊपर ओवरऑल इतना फोर्स लगेगा। किसकी वजह से? बाकी के तीनों चार्जेस की वजह से। अगर मान लो आप यहां पर नहीं लेते, आप ये वाला लेते हैं कि मुझे इस यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो भी आंसर सेम आता। इसकी वजह से फोर्स इस साइड लगता, इसकी वजह से फोर्स ये इस डायरेक्शन में ऊपर की साइड लगता, और इसकी वजह से फोर्स यहाँ ऊपर लगता। तो जो डायग्राम नीचे बना है उसका रिवर्स ऊपर बन जाएगा और सारा का सारा सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो अब मैं सिर्फ एक चीज अभी ध्यान रखूंगा कि इतना रिजल्ट आया है मेरे पास, ओवरऑल फोर्स इतना आया है। कभी कभी एग्जाम में सिर्फ इतना क्वेश्चन आ सकता है, कभी इससे आगे भी पूछेगा, जो हम आगे करेंगे अभी। ठीक है, तो अब मैं इसको हटा देता हूं एक बार। ओके, तो यहां पर मुझे मिला ये कि Q Q Q एंड Q। इस साइड एक फोर्स लगेगा इस साइड एक टोटल फोर्स लगेगा, वो इतना होगा F टोटल। इस साइड एक फोर्स लगेगा जो इतना होगा। अब ये कह रहा है कि बताओ आप सेंटर में, यानी कि यहां पर, सेंटर में यानी यहां पर कितना फोर्स लगेगा। अच्छा, डिस्टेंस कितनी थी वो सारी लिख देता हूं मैं, x x x और x, क्योंकि एक स्क्वायर है। ठीक है, यहां बनाया थोड़ा रेक्टेंगल के हिसाब से, लेकिन स्क्वायर है। ठीक है ना, चारों साइड सेम होगी। तो अब यहां पर इस चार्ज पर ओवरऑल फोर्स नीचे के साइड लग रहा है। नीचे के साइड कितना? F टोटल। यहां पर आप कौन सा चार्ज रखोगे कि इतना का इतना फोर्स इधर भी लगे, ताकि सिस्टम जो हो वो क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। सिस्टम इक्विलिब्रियम में आने का मतलब क्या है? इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स खत्म हो जाए, जीरो हो जाए। रिजल्टेंट फोर्स जीरो कब होगा? पहले तो आपने देखा कि पहले तो भाई इसके ऊपर फोर्स लग कितना रहा है, इतना लग रहा है। इस फोर्स को कैंसिल करने के लिए इतना का इतना फोर्स आपको उल्टी डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। इतना का इतना फोर्स उल्टी डायरेक्शन में। अब पॉजिटिव के साइड उधर फोर्स कब लगेगा? जब यहां कोई नेगेटिव पार्टिकल रखा हुआ हो। जब यहां एक नेगेटिव पार्टिकल -q रखा हुआ हो। ठीक है, अब मुझे वही नहीं पता है कि इसका अमाउंट कितना होगा, तो आप इसको नेगेटिव q डैश मान लो। ठीक है, और यहां मैं लिख लेता हूं f डैश। तो ये दोनों चीजें सेम जब हो जाएंगी, F टोटल इज इक्वल टू F डैश, तब जाके सिस्टम हो जाएगा किसमें? एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में। ठीक है, अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी? ये x है पूरा, तो इसका आधा सेंटर में रखा, तो ये x/2 हो गया। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी? ये पूरा x है, तो इसका आधा भी कितना हो गया? ये वाला, ये हो गया x/2। तो ये डायगोनल कितना हो गया? x/2 का स्क्वायर, x/2 का स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसका लगाया रूट। सो यू गेट x²/4 प्लस x²/4 इज इक्वल टू x²/2। सो x/√2। ये डिस्टेंस आ गई मेरी यहां से यहां तक की कितनी? यहां से यहां तक की डिस्टेंस आ गई x/√2। क्लियर? वापिस से देख लो यहां पर,
ये डिस्टेंस पूरी x है तो इसका आधा इतना, ये हो गया x/2। ये पूरी x है तो इसका आधा x/2। यहाँ 90 डिग्री बनता है। अगर यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो ये हो गया मेरा बेस, इसको समझ लो परपेंडिकुलर, तो सामने वाला हो गया आपका डायगोनल हाइपोटेनस। ये जो हाइपोटेनस होगा, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू x/2 स्क्वायर प्लस x/2 स्क्वायर, बेस स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे मिल गया x/√2। ठीक है, तो डिस्टेंस भी पता चल गई। और मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए कि f डैश जो है उसका अमाउंट बराबर आ जाए f टोटल के। अब f डैश का अमाउंट कितना होगा? k इंटू माइनस q डैश इंटू q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी? x/√2 का स्क्वायर। तो x/√2 का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, ये डिस्टेंस का स्क्वायर। ये किसके इक्वल रखूंगा मैं? ये इक्वल रखूंगा इस पूरे f टोटल के। और f टोटल कितना आ रहा है? k/q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर √2 प्लस 1/2, राइट। ठीक है, तो यहां से देखो माइनस ये q और एक k, ये k और एक q कैंसिल हो गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपको मिल जाएगा q डैश इज इक्वल टू दिस q। ये नेगेटिव साइन को मैं यहां ट्रांसफर कर रहा हूं। ये 2 जो डिवाइड में वो ऊपर चला गया और यहां से वापस नीचे डिवाइड में आ जाएगा इस साइड जब आप ट्रांसफर करोगे। सो दिस q डैश बिकम्स नेगेटिव साइन ऑफ q अपॉन 2 इंटू √2 प्लस 1/2 मीन्स जो स्क्वायर के वर्टेक्स पे जो QQ चार्ज रखे थे उन चार्ज का नेगेटिव हाफ इंटू √2 प्लस 1/2 टाइम्स का अगर मैं चार्ज Q डैश सेंटर पे रख दूं तो ओवरऑल सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर या तो पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है कि ओवरऑल फोर्स कितना लग रहा है वो भी बताओ, और साथ ही वो भी बताओ कि आपको सेंटर में कितना चार्ज रखोगे तो इक्विलिब्रियम मिलेगा, या फिर सिर्फ मोस्टली एग्जाम में पहला पोर्शन ही पूछा जाता है कि कितना ओवरऑल फोर्स लग रहा है एक चार्ज पर बाकी 3 चार्जेस की वजह से। तो ये थे आपके कुछ न्यूमेरिकल्स। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। इफ नॉट तो आप वापस से विजिट कर सकते हैं इस वीडियो को। ओके, थैंक यू।